नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू। जी हां, संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में मैं वरुण बाबुल आप सभी पाठकों दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जो समय है वो कोरोना काल से जब आदमी निकलता है तो वह दुर्लभ वाला समय है जब लोगों को चारों तरफ से सिर्फ आय पर ही ध्यान रहता है कि कब उनके पास यानी पूंजी आना शुरू हो, कैसे व्यापार करना शुरू करें और लाभ कैसे शुरू हो। तो निश्चित रूप से अब यह जो समय आ गया है, लोग अपने आर्थिक स्थिति की ओर विशेषकर गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ नौगछिया के युवा हैं, नौगछिया के लाल हैं और जन्मस्थल को इन्होंने कर्मस्थल बनाया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिना समय गंवाए आइए इनसे हम मुखातिब होते हैं और हमारा जो है धड़ल्ले से सवाल शुरू होगा, जो क्षेत्र के लोगों के लिए सवाल होगा और आप सभी पाठकों दर्शकों के लिए होगा। सबसे पहले निवेदन होगा कि निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर कर दें और इसके बाद जो परफॉर्मर ऑफ द आज का वो लाइव इंटरव्यू होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी आप सवाल पूछें जरूर, निश्चित रूप से आपका सवाल भी आपको उपहार दिला सकता है। सबसे पहले तो बिना समय गंवाए हम आज के इस युवा से मिलते हैं और जो क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत है क्षेत्र में, नौगछिया क्षेत्र में, कि यहां के लोगों को यह पता ही नहीं चलता है कि क्या करें क्या ना करें। आइए, हमारे साथ हैं युवा नवीन केजरीवाल। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन जीएस न्यूज। नमस्कार। नवीन जी, कैसा लग रहा है आपको? आज आप नौगछिया में हैं और न्यूज चैनल के माध्यम से लाइव इंटरव्यू चल रहा है, लोग लाइव आपको देख रहे हैं। भैया, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जहां मेरा जन्म हुआ, आज वहीं पे मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं अपने गांव समाज से रूबरू हूं और उनसे मुखातिब होकर उनसे बातें करूं। बहुत अच्छा लग रहा है। नवीन जी, एक सबसे जो बड़ा सवाल रहता है, एक चर्चा का मुद्दा रहता है, लोगों को लगता है कि ये सीए क्या है। कुछ लोग यह सोचकर भी डरते हैं कि ये सीए जो होता है कहीं ना कहीं मुझे परेशानी में डाल देता है। यह सीए है क्या? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। देखिए, सीए क्या है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं। सीए आपके वो फाइनेंशियल डॉक्टर हैं जो आपका फिनेंस, आपका टैक्स, आपके अकाउंट्स, आपका व्यापार का आय व्यय, उनका लेखा जोखा करते हैं। आपको आपके कमाई को लेकर सही सलाह देते हैं। वो सीए का मूलभूत वर्क है। अब हम चाहेंगे सबसे पहले आपके व्यक्तिगत रूप से आपको जाने, जितने भी पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं लोग, आपका नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की? जी, मेरा नाम नवीन कुमार केजरीवाल हुआ जी। और मैं प्राइमरी स्कूलिंग मेरी शोभा देवी नौगछिया से ही हुई। उसके बाद फिर मैं बहुत कम उम्र में 6 साल के आयु में क्लास 1 में सैनिक स्कूल तिलैया रांची चला गया था। चूँकि हमारे इधर थोड़ी सी उस समय स्कूलिंग की दिक्कत थी और हमारे घर में पढ़ाई का माहौल था, तो पढ़ाई के लिए हमारे सभी भाई बहन को हमारे गार्जियंस हॉस्टल में भेजना पसंद करते थे, जहाँ पे लगता था कि हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर सकेंगे। तो मैं सैनिक स्कूल गया। उसके बाद मेरी मैट्रिक मेरा ज्ञान निकेतन पटना से हुआ, जो कि बहुत अच्छी स्कूल है। उसके बाद फिर मैं इंटर के लिए डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली गया और उसके बाद फिर मैंने सीए अपना दिल्ली से ही किया। ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से हुई एंड फिर दिल्ली से अपना कोर्स पढ़ाई कंप्लीट कर मैं 1 साल वहाँ पे जॉब करके अपने यहाँ पे होम टाउन में वापस से वर्किंग प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की 2016 से। ये बहुत बड़ा कार्य होता है कि अपने जन्म स्थान को कर्म स्थान बना लेना।
लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी होती है जब आप डिग्री पूरा किए, जब आप सीए बने, चार्टर अकाउंटेंट नवीन केजरीवाल, तो उसके बाद आपके मन में ऐसा था कि आप घर जाएंगे या घर में मतलब होम टाउन जाएंगे? क्योंकि मैं दर्शकों को निश्चित रूप से बता दूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं जिनके मन में अभी भी बाहर बैठे लग रहा है ना कि हमारा नौगछिया वैसा ही है जो 90s में था, 95 में था, तो उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नौगछिया भी 2021 में है। निश्चित रूप से कोरोना काल पूरे इंडिया में था तो नौगछिया में भी था, हर जगह समाप्त हुआ तो नौगछिया में भी समाप्त हुआ। तो आप जिस समय आप सीए की पढ़ाई आपने पूरी की, एग्जाम पूरे हुए, आपके हाथ में ये जो पीछे आपके कैमरे में, मैं चाहूंगा कि कैमरे में आप देख सकते हैं, ये सीए की डिग्री लगी हुई है आपकी। ये डिग्री मिलने के बाद आपको लगा कि आप नौगछिया जाएंगे या घर की तरफ जाएंगे? जैसा मैं बताया आपको कि मैं बहुत कम उम्र में बाहर चला गया था, तो जब तक मैं सीए किया उस वक्त मेरी उम्र 25 साल हो रही थी और मैं 6 साल से बाहर था। तो मोटा मोटी मेरा पूरा बचपन नौगछिया से बाहर बीता अपने एजुकेशन को लेकर। तो उसके बाद सीए क्वालिफाई करने के बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉल था कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्टाइल जो दिल्ली या बाहर किया हूँ वहाँ से बैक नौगछिया होना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नौगछिया अब वैसा नौगछिया बिल्कुल नहीं रह गया है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत आपको फ्लरिश करने का, जैसा आप टाउन में फ्लरिश करते हैं वैसे आप यहाँ पे फ्लरिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और जो चाहें, जितना आप बढ़ना चाहें वो बढ़ सकते हैं। नौगछिया आपको हर कुछ देगा। नौगछिया बदला हुआ नौगछिया है ज़रूर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कि नौगछिया में ऐसा कहा जाता है और लोगों ने देखा भी है कि केजरीवाल जो एक टाइटल है उनका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में। आज भी डॉक्टर ए के केजरीवाल जी, जब उनका हम लोग लाइव इसी प्लेटफॉर्म पर संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू उनको लेकर आए थे, तो उनसे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी पूछी कि जो ज्यादातर सवाल जो है वो पेशेंट के होते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में भी बतलाया और मेडिकल टर्म को भी बताया। तो वो आपके परिवार के हैं और निश्चित रूप से मैं जानना चाहता हूं कुछ आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, डॉक्टर ए के केजरीवाल जी, वो मेरे ताऊजी हुए और बचपन से मुझे उन्होंने बहुत माना। सच बताऊं तो मुझे वो अपना बेटा जैसा फील दिए हैं, हमेशा मेरे को केयर किए हैं। सीए जब मेरा नहीं निकल रहा था तो उस रात मुझे आज भी याद है, मेरे को मेरे पिताजी माताजी के साथ मेरे ताऊजी थे जो डांटे भी, हक से समझाए भी, मोटिवेट भी किए। और मैं बोलते बोलते एक आंखों में हल्का सा आ रहा है, आई एम सॉरी, बट बहुत मेहनत भरी लम्हे थे तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिला, बहुत सपोर्ट मिला। इंडीड वो बहुत बड़े पर्सनालिटी और बहुत अच्छे सज्जन है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लाइव। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से कहा कि आपकी बेसिक पढ़ाई नौगछिया से शुरू हुई थी, तो मतलब शुरुआती से ही आपके दिमाग में था या परिवार वालों का यह निर्णय था कि आपको सीए बनना है, या ऐसा भी होता है कि जितने लोग खास करके कुछ निश्चित समाज से आते हैं तो उनका भी लगाव जो है वो कॉमर्स या सीए की तरफ होता है? नहीं, ऐसा बचपन में तो बिल्कुल नहीं था। बचपन में बस ये था कि जो डॉक्टर ताऊ जी की बड़ी बेटी हैं, मेरी सिस्टर हुई, तो वो हॉस्टल जा रही थी। वो बहुत स्टूडियस है, बहुत पढ़ने में तेज है। हमारे घर में पढ़ाई का माहौल बचपन से रहा क्योंकि मेरे पिताजी खुद लेक्चरर हैं और एमकॉम ग्रेजुएट गोल्ड मेडल हैं और डॉक्टर साहब तो हैं ही हैं। तो उन लोगों का पढ़ाई को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा है। उसके बाद मैं दीदी को देखते हुए, दीदी हॉस्टल गई तो मुझे भी हॉस्टल जाना है, दीदी ने 10th अच्छा किया तो मुझे भी 10th अच्छा करना है, दीदी डीपीएस मथुरा रोड गई तो मुझे भी डीपीएस मथुरा रोड जाना है। तो मैं उनको फॉलो अप कर रहा था। लेकिन 12th के बाद मुझे समझ आई कि जब कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के बाद 12th में मुझे समझ आया कि नहीं, एक सीए ब्रांड है, सीए एक बहुत बड़ा फेम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के साथ साथ इसमें आपको एक रेप्यूटेशन, आपकी इज्जत बहुत होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 12th के बाद कि मैं सीए करूँगा और मेहनत के साथ, आशीर्वाद के साथ आज मैं
बिल्कुल। अच्छा, एक चीज में ये जो है आम लोगों का है, जितने लोग जुड़े हुए हैं जो कमेंट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके भी सवाल लेंगे। पहले कुछ जानकारी ले लें, क्योंकि हमारे साथ नव युवा है, नए सोच वाले हैं, ये नया नवगछिया है नव युवा वाला, तो निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुनते हैं कि सरकारी विभाग में सीए को दामाद कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब सीए आएंगे तो विभाग में तो दामाद जैसा स्वागत होगा, इसके पीछे का क्या कारण है? ये कहावत तो है, हम लोग भी सुनते थे जब हम लोग इंटर्नशिप आर्टिकलशिप कर रहे थे। और संजोग से मेरी आर्टिकलशिप एक बहुत अच्छे फर्म से हुई है, दिल्ली की बहुत पुरानी फर्म, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म्स वीके वर्मा से हुई है। वहाँ पे पीएनबी की सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट, पूरे इंडिया की मेन ऑडिट हम लोगों की फर्म के पास थी। तो हम लोग जब वहाँ बैंक ऑडिट करते थे तो हम लोगों को वैसा ही फील होता था। दामाद कहने से तात्पर्य है कि आपकी खातिरदारी होगी। खातिरदारी के पीछे एक मकसद होता है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिनेंशियल, जैसा मैं आपको बताया कि फिनेंशियल ऑडिटर अकाउंटेंट होते हैं, हमारे को जानकारी होती है। तो हम लोग हर वो नब्ज नुक्स निकालना जानते हैं कि कहाँ पे किसने क्या गलती की होगी। अपना टैक्स के रूप में, टैक्स बचाने के रूप में चोरी किया होगा, या प्रॉफिट ज़्यादा शेयर होल्डरों को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल मैनिपुलेट किया होगा। हम लोग वो जब करते हैं तो कोई भी सामने वाला जब प्लानिंग कर रहा है तो वो चाहेगा कि ये काम कम करके दूसरे तरफ डिस्ट्रैक्ट हो। तो वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोगों की खातिरदारी होती रहती है कि आप ध्यान कम दें, और कम देंगे तो कम गलतियां निकलेंगी, कम गलतियां निकलेंगी तो छुपेगा ये। बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ये सीए का काम क्या होता है, आखिर ये सीए का वर्क क्या होता है, और वो किस तरह से समाज के लोग, व्यापारिक लोगों को मदद करते हैं। ये इनके लिए सवाल है जो बिल्कुल इससे पहले सिर्फ नाम उन्होंने सुना था, वो बिल्कुल अनजान है। जो लोग जानते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो सवाल है या हम जो पूछना चाहते हैं वो एक साधारण आम लोगों के लिए है, जो लोग जानते हैं। जी देखिए, मैं सीए को बताऊं, सीए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि एक फिनेंशियल प्लानर, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, सीए का होराइजन बहुत वास्ट है। अब तो इसमें जो मेरे को मालूम चला है, नए कोर्स में जो लेटेस्ट कोर्स चल रहा है, इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडीज़, जिसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ये सब भी जुड़ गई है। सीए का काम क्या होता है, सीए क्या होते हैं, मैं आपको अगर आसान शब्दों में फिर से बताऊं तो सीए आपको आपके पैसे, प्रॉफिट, इनकम, आय, उनको प्लान करने के लिए, आपके बिजनेस को प्लान करने के लिए जो मदद मिलती है वो आपको एक एक्सपर्ट या एक एजुकेटेड पर्सन से मिलेगी। वो एजुकेशन आपको सीए में मिलता है, वो एक्सपर्टीज़ आपको सीए देते हैं। तो सीए आपको आपके फिनेंस को, आपको बिजनेस को, आपके इनकम को प्लान करने में मदद करते हैं। उसमें आपको सीए की मदद बिल्कुल मिल सकती है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने किया है। एक और हमारा जो है एक बिल्कुल साधारण सा सवाल है, क्योंकि लोग इसको बहुत लोग जानना भी चाहते हैं बहुतों को, कि टैक्स क्या है, क्यों टैक्स लगता है ये चीज किताबों की पढ़ाई की, लेकिन एक सवाल तो दिमाग में सबों का आता है कि आखिर ये टैक्स क्यों लगाया जाता है। ये टैक्स, देखिए, टैक्स पहले से लगते आया है। टैक्स कोई आज नई चीज़ नहीं है। आपने लगान मूवी देखी होगी, उस समय पहले लगान, जब राजा महाराजाओं का समय था तो उस समय लगान के रूप में टैक्स पे होता था। बिल्कुल। जो जिस तरह की कमाई करते थे उसका एक हिस्सा सरकार को, अपने समाज को, अपने देश को देते थे, जिससे देश हित में काम हो सके। चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, गरीब तबके के लोग हों, या राजा के लिए जो भी उचित व्यवस्था करना हो समाज में ये बनाने के लिए, तो वो उसके लिए टैक्स पे होता था। अभी हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है टैक्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना,
गरीब लोगों को सब्सिडी या आर्थिक सहयोग देना। आर्थिक सहयोग जैसे अभी बिहार सरकार ने उद्यम योजना लाई है, वो गरीब तबके के लोगों को मदद करने के लिए है। तो इस प्रकार, और सरकार का बहुत खर्चा होता है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। आखिर ये पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? तो आम पब्लिक से टैक्स के रूप में जो सरकार पैसा लेती है, वही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, लगाती है, वो टैक्स हम लोग देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से नवीन जी नौगछिया में अपना कार्य कर रहे हैं, अभी के युवाओं को ये मोटिवेट भी कर रहे हैं कि एक बार वो जरूर आकर देखें। हमारे समाज को जिस चीज की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़े, ताकि हमारा भी नौगछिया, हमारा भी भागलपुर, हमारा भी बिहार डेवलप हो सके। निश्चित रूप से डेवलपमेंट में युवाओं की काफी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एक चीज जो है वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कि पहले टैक्स था, जीएसटी आया, ये जीएसटी क्या है और ये क्या ये सबको जीएसटी भरना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है भैया, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समय लेकर बताना चाहूंगा जी। टैक्स के बहुत विभिन्न रूप हैं। पहले मूल रूप से दो तरह के टैक्स होते हैं, एक को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे पहले हल्का सा चर्चा कर लूं। पहले 2017 में जीएसटी आई, उससे पहले हमारे देश में 17 या उससे ज़्यादा तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। एक्साइज, कस्टम, ऑक्ट्राई, प्रोफेशनल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, काफ़ी तरह के टैक्सेस लगते थे। तो ये कंप्लायंस करना बहुत हेक्टिक हो जाता था आम व्यापारियों को। 2017 में सरकार ने एक नए स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम था जीएसटी, और जीएसटी में ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी बना दिए, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और दूसरा टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो आपके डायरेक्ट आय पे, डायरेक्ट इनकम पे टैक्स पे करना होता है। तो ये मूलभूत से दो तरह के टैक्सेस अपने इंडिया में आज प्रिवेल कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। आइए उस पर भी समय दे दें, क्योंकि हमारा जो यह जितना भी इंटरव्यू हो या बातचीत हो, ये बस एक तरह से कहिए कि परिवार के लोग हैं जो जुड़ते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। निश्चित रूप से बहुत लोग जुड़ चुके हैं। आइए सबों के हम आपके सवाल पर भी ध्यान दे दें। और निश्चित रूप से हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए हैं, सीएम नवीन केजरीवाल, और ये हर तरह के आपके छोटे छोटे जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित रूप से हम पूछेंगे इनसे। और अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है पेज के, लिखते हैं नवीन बाबू, वरुण बाबू दोनों को सादर नमन, स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया। और श्वेतांशु शेखर जुड़े हुए, ग्रेट नवीन जी। श्वेतांशु शेखर कुछ दिन पहले आए थे जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे मित्र यार हैं, हमारे प्रिय बंधु हैं। श्वेतांशु जी आपको नमस्कार। नीरज राज जुड़ चुके हैं, लिखते हैं नवीन जी बहुत ही मिलनसार और समझदार सीए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ललन झा जी दिल्ली से जुड़े हुए, लिखते हैं नमस्कार वरुण जी, नमस्कार। अभिनव कुमार महतो वेलकम, शुक्रिया। और अनिमेश आर्या हैं, हमारे पाठक हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, लिखते हैं कि जीएसटी किनके लिए है, थोड़ा इस पर भी विस्तार से बताएं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हर उन व्यापारी पे लगता है जो गुड्स, सामान का लेन देन, मतलब खरीद बिक्री करते हैं, या सर्विस का सर्विस सेगमेंट में अपना व्यवसाय करते हैं। ये इसमें जो मूलभूत से एक बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट सब पे अगर लगेगा तो बहुत, एक छोटी सी पान की दुकान है उनको भी अगर जीएसटी बोला जाए तो मुश्किल होगा। इसलिए सरकार ने एक लिमिट लगाया कि अगर आपका गुड्स का 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर सालाना, साल मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक के फाइनेंशियल पीरियड को साल बोलते हैं। इस फाइनेंशियल पीरियड में अगर आपका 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर होता है, मतलब सेल होता है, टर्नओवर सेल को बोलते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना, जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है। और वहीं सर्विस में अगर आप सामान नहीं बेचकर सेवा प्रदान करते हैं तो सेवा में आपको
वो लिमिट घटकर 20 लाख हो जाती है। अगर साल में आपका 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर होता है सर्विस में, तो आपको जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चलिए, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से अनिमेश आर्या जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। और अनिमेश आर्या लिखते हैं कि नौगछिया में बिजनेसमैन तो बहुत है पर टैक्स पेयर कम है। नौगछिया में ऑनलाइन पेमेंट भी बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है नवीन जी। आप भागलपुर जिले में ही भी यह बात करेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर दिया, लेकिन अभी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में तो व्यवस्था है। अभी मैं आपको बताते चलूं, शायद आपको भी पता हो कि अपने क्षेत्र में लगभग 300 डिलीवरी बॉय हैं ऑनलाइन कंपनी डिलीवर करने। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्र अब वो नहीं रहा। बिल्कुल वो नौगछिया नहीं रहा जो पहले था। दुकानों में जाइए, बहस कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, अब तो सीधा ऑनलाइन सर्च कीजिए, घर पर ले आइए। इससे दूसरा मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि आखिर 300 लोगों की नौकरी उस डिलीवरी वर्क पे डिपेंडेंट है, तो उतने बायर भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो बिल्कुल नौगछिया, ये आपने सही बोला कि नौगछिया अब वो नौगछिया नहीं रह गया। यहाँ पे हर वो सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल है। और तो नवीन जी, एक जानना चाह रहे थे हम आपसे, चूंकि इन्होंने 2 सवाल पूछा अनिमेश आर्या ने। पहला जो सवाल है, जो हमारे टीम के लोगों का सवाल है कि नौगछिया में बिजनेसमैन ज्यादा है लेकिन टैक्स पेयर कम है, ऐसा क्यों है? नहीं अनिमेश जी, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये भी उसी प्रकार से है। गई बात पुरानी हो गई कि नौगछिया में टैक्स पेयर्स कम है। मैं फिगर रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आज के डेट में बहुत बिजनेसमैन है। खासकर नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद काफ़ी नए बिजनेसमैन जुड़े हैं। टैक्स पेयर्स उसमें बहुत हैं, हाई टैक्स पेयर्स बहुत हैं। नौगछिया का इनकम टैक्स में या जीएसटी में एक अपना स्थान है। भागलपुर या ये खगड़िया या कटिहार रेंज में जहाँ पे भी जुडिक्शन पड़ता है, नौगछिया के लोग टैक्स पेयर्स हैं। वो लोग टैक्स पे करते हैं। काफ़ी लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वो जुड़ रहे हैं और अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं। क्या बात, शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा चीज है जो ये ऑनलाइन पेमेंट में क्या लोचा है, जो अक्सर देखा जाता है, हम लोग भी जाते हैं तो कहते हैं अगर कार्ड से खरीदिएगा तो आपको 1% 1.5% ज्यादा देना होगा, इसलिए मजबूरन लोग जो है अकाउंट से पैसा निकाल कर कैश ही लेन देन करते हैं। आखिर ये कैश से अभी भी हमारा बिहार बाहर नहीं हो पाया है। अभी भी लोग यहाँ पर कैश ज्यादा बिजनेस में करते हैं। इसका आपके नजर से क्या कारण है? देखिए, एक तो कोई भी नई प्रक्रिया आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसको लागू होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया डिजिटल मोड में पेमेंट इन 2017 में 16 में जो नोटबंदी हुई उसके बाद काफ़ी तेज़ी से प्रचलन में आई। और जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम यह है कि बैंक अभी प्रोसेसिंग फीस काटती हैं। अब आप किसी भी चीज़ का मूल्य अगर लेट से 10,000 रुपये है, आप 10,000 रुपये अपने कार्ड से तो पेमेंट करते हैं, लेकिन जो कार्ड स्वैप करते हैं, माने जो दुकानदार हैं, उनको एक प्रोसेसिंग फीस कट के उनके बैंक अकाउंट में बैंक रिमिट करता है। तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान, आर्थिक नुकसान आता है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, सरकार या बैंक्स ये दर अपना कम करेगी और डाउन द लाइन आपको ये डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आप लिखते जा रहे हैं, सबों को धन्यवाद भी। कि निश्चित रूप से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ ही डालिए, रखिए बिल्कुल नहीं। बाकी हमारा जो है वो भी एकदम छोटा छोटा चीज है। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा सवाल पूछना मकसद नहीं है, बड़ा बड़ा चीज जानना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा चीज है जो आपके माइंड में बार बार भटक रहा है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो निश्चित रूप से हम भी प्रयास करते हैं कि जितनी भी चीजें अगर संभव हो सके, वैसी चीजें जो आपको लगता है कि यह बहुत ही सिंपल सा है लेकिन इसे जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। अच्छा, बहुत सारे चीज जिस तरह से अभी लोगों को मिल रहा है और देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है इससे संबंधित। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि इनकम टैक्स जो है, क्या ये सिर्फ जो जिनकी हायर सैलरी होती है उन्हें ही देना पड़ता है? ये इनकम टैक्स किस पर लागू होता है? इनकम टैक्स जैसा मैंने बताया, ये एक डायरेक्ट टैक्सेशन का
डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, इसका मतलब होता है कि आपकी अगर इनकम है, इनकम जो सरकार ने लिमिट तय की है उससे ऊपर है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। और इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही नहीं, उस पर जो इनकम टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स भी पे करना है। ये लिमिट सरकार ने 2.5 लाख रुपए रखा है। 2.5 लाख रुपए के बाद 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है छोटे व्यापारियों की, तो उस केस में सरकार वो रिबेट देती है। 5 लाख रुपए तक के इनकम पे जितना भी टैक्स लगेगा वो आपको रिबेट के रूप में सरकार छोड़ती है। 5 लाख से ऊपर में आपको वो टैक्स लगता है। टैक्स स्लैब्स हैं 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। तो ये टैक्स जिनका जितनी आय है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना है सालाना। अच्छा, टैक्स भरने या फिर कहते हैं ये जो ITR कहते हैं, इसे भरने से क्या फायदा है रवि जी? देखिए, ITR भरने से बहुत सारे फायदे हैं जी। पहला तो सबसे मूलभूत कहें, आप देश के लिए जो अपने आप को प्राउड इंडियन बोलते हैं, एक अभी इनकम टैक्स ने प्राउड फाइलर बैज भी लाया कि आपको अपने में एक अच्छा फील होगा कि हाँ, मैं देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, नेशन को बिल्ड होने के लिए टैक्स के रूप से कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ। जितनी भी इनकम है उस पर उतना टैक्स पे करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे पहला और मूलभूत कि आपको खुद में प्राउड फील होगा। सेकंड, जो बेसिक फ़ायदे हैं, आप टैक्स भरते हैं तो कल दिन उसी से टैक्स रिटर्न से ही आपका इनकम का प्रूफ माना जाता है कि आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं, और उस इनकम के बेसिस पे बैंक से आपको लोन लेना है, नया बिजनेस सेटअप करना है, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, बैंक में आपको पैसे जमा रखने हैं, तो वो आपके ITR के बेसिस पे जितना आप इनकम डिक्लेयर करेंगे, आप बताएंगे कि मैं इतना इनकम अर्न कर रहा हूँ और उस पर टैक्स पे करेंगे, तो वही आपका वाइट मनी बोल के आप बैंक में या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूंकि सवाल तो आ गए हैं लेकिन अब हम चर्चा, आपने ध्यान दिला दिया। अच्छा, एक चीज बताइए नवीन जी, चूंकि हम लोग तो बिहार के लोग हैं, ज्यादा समझते नहीं हैं, अभी ऐसे भी इंटरव्यू में समझना ज्यादा नहीं चाहिए, पूछना ज्यादा चाहिए। अच्छा, ये व्हाइट मनी और ब्लैक मनी बहुत ज्यादा सुनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते थे पहले चुनाव के समय में कि काला धन आएगा, मतलब ये नोट को कहीं काला उला कर दिया गया। ये काला धन है क्या? हम लोग आज तक यही जान रहे हैं कि जो चोरी करके लाया जाए उसी को काला धन कहते हैं। बहुत सारे लोग भी हैं जुड़े हुए। ये देखिए, ये जो इंटरव्यू आता है हमारा, एक तरह से कहिए फैमिलियर इंटरव्यू होता है, यानी बिल्कुल आपसे हम इस अंदाज से बातचीत करें आपको लगे कि नहीं आप सामने बैठ के देख रहे हैं। तो ये काला धन क्या है, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर और भी सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। जी, ये ब्लैक मनी, काला धन कोई काले कलर का नहीं होता, मैं स्पष्ट कर दूं। जी, ये ब्लैक मनी सरकार के नज़र में वो ब्लैक मनी होता है जिसको, जो अनअकाउंटेड मनी है। अनअकाउंटेड से कहने का मतलब है जो अनटैक्स्ड, जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया हो, वो धन अगर किसी के पास है तो वो उसके पास काला मनी माना जाता है, ब्लैक मनी माना जाता है। जैसे अगर आपकी आय, आप साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, चाहे आपका कोई भी स्रोत हो कमाई का, और उस पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे, उस पे आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, तो आपके पास जो वो आय है वो सरकार के नज़र में ब्लैक मनी है। ये साफ और आसान शब्दों में आपकी कमाई, आपकी हार्ड एंड, आपकी मेहनत की हुई कमाई, अगर आप उस पर टैक्स नहीं भर रहे हैं तो वो आपके पास ब्लैक मनी है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि काला धन नोटबंदी के बाद। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का, इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खास करके फिर उन्होंने कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, वो भारत के लिए सफल नहीं हुआ। आपके नजर से क्या कहता है, आपको क्या लगता है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन पे जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, बहुतों का डिवाइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ के नज़र में ये अच्छा है, कुछ के नज़र में ये अच्छा नहीं है, सफल नहीं हो पाया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देश हित में बताऊं, अगर अपने इंडिया को
आज से 5 साल या 10 साल बाद का इंडिया प्रोजेक्ट करते हुए देखूं तो डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सफल है। सफल किस लिए है कि जैसा मैंने बताया, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है कि काले रंग का जो आपको अलग से दिख जाएगा। ये आपके पास जो इनकम छिपा हुआ है जिस पे आप टैक्स नहीं पे करते थे, वो इनकम आपका ब्लैक मनी है। डिमोनेटाइजेशन के बाद भले सरकारी आंकड़ों पे इनकम माने वो एक्स्ट्रा ब्लैक मनी नहीं निकल के आया हो, लेकिन 2016 से पहले हमारे इंडिया में कुल 4.5 करोड़ टैक्स पेयर्स थे और आज 2020-21 में 9.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। ये जो 5 करोड़ नए टैक्स पेयर्स जुड़े हैं और वो जो टैक्स पे कर रहे हैं, ये उन्हीं काले ब्लैक मनी में से हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब भी वो ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी या वो टैक्स पेयर्स क्या बात है, जो जुड़े हैं। तो ये सरकार की एक सफल योजना है। डाउन द लाइन और लोग व्यापार, चाहे वो व्यापार से हो, चाहे वो किसी भी तरह से कमाई का स्रोत हो, वो कमाई के स्रोत को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें और टैक्स पे करेंगे, तो ये आंकड़ा गैप कम होगा ब्लैक मनी का। क्या बात है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारा इंटरव्यू कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ना सवाल पहले से पता होता है, ना ही जवाब के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से डायरेक्ट लाइव जब आपका सवाल है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। नीलेश कुमार लिखते हैं कि कैश टीडीएस अकाउंट होल्डर से कैसे कटता है। कैश लिखते हैं कि कैश टीडीएस अकाउंट होल्डर से कैसे मतलब कटता है। बिल्कुल, सरकार, ये जो अभी वर्तमान सरकार है, बैक टू बैक बहुत सारे चेंजेस नियम में, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स स्कीम में जुड़े, टैक्स रेजीम में जुड़े। उसी का एक उसी से रिलेटेड एक ये परिणाम है कि जो लोग खाता से कैश निकालते हैं और फिर वो कैश को लोगों को दे देते हैं और वो कैश रोटेट होता है बिजनेस में, तो चूंकि बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े होते हैं तो सरकार उनको पकड़ नहीं पाती है। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम पिछले साल लाई, जिसमें आप अगर कैश लिमिट से ज़्यादा अपने खाता से विड्रॉ करते हैं तो आप वो बीज रोप रहे हैं जहां से ब्लैक मनी, माने ब्लैक ट्रांजैक्शन, अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। तो आप पे वो टैक्स लगाया जाता है टीडीएस के रूप में, और मैं इस डिसीजन का सरकार का वेलकम करता हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से कि जब वो नजर से छुपा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ तो गलत है, तब तो आप चोरी कर रहे हैं, नहीं तो चोरी करने की क्या जरूरत। चोरी नहीं, इसको मैं चोरी से नहीं जोड़ूंगा। चोरी कुछ नहीं है, उनका मेहनत है, वो बैंक से भी पे कर सकते हैं, वो कैश में भी दे सकते हैं। आप चोरी नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर बैंक से अगर करेंगे तो सरकार उसको पकड़ सकेगी, ट्रैक कर सकेगी। आप कैश कर रहे हैं तो सरकार पकड़ नहीं पाएगी, छिप जाएगा। इसलिए सरकार टैक्स लगाती है। तो चोरी नहीं है, लेकिन एक छिपना है, स्वीप इन करना है। तो हम पूछेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में भी, हमारे पास भी हैं बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे आकाश कुमार, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, सबों का हार्दिक अभिनंदन। सुबोध जी जुड़े हुए टॉप फैन लिखते हैं, जय हो, जय बिहार, जय जीएसटी। शुक्रिया, आपकी भी जय हो। और नीलेश जी का एक और सवाल है कि जीएसटी रजिस्टर के बाद मंथली जीएसटी रिटर्न या थर्ड फॉर्म भरना नेसेसरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अनिवार्य है। काफ़ी लोग 2017 से 2020 तक में ये गलती कर चुके हैं, जो जानकारी के अभाव में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेके बैंक में लगा दिए, लोन ले लिए, लेकिन अपनी रिटर्न्स नहीं भरते हैं और उनको अंतोगत्वा अपना पेनल्टी के रूप में नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जीएसटी रिटर्न्स भरना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो आपको जीएसटी रिटर्न भरना होगा। आपको अपना आय व्यय का पूरी जानकारी सरकार को रिटर्न के मार्फत देना होगा, और अगर नहीं देते हैं तो सरकार पेनल्टी तो लगाएगी।
अच्छा, स्वाति केजरीवाल जुड़ी हुई लिखते हैं, अपने बिग सिटी छोड़कर नौगछिया में प्रैक्टिस शुरू की। हमारा भी सवाल है, आपने बड़े शहर को छोड़कर, आप दिल्ली जैसे थे, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, और आपने जो है अपने शहर को चुना, अपने शहर को, आपका अपना कुछ अनुभव बताएं। स्वाति मेरी सिस्टर है, वो मेरे को जान रही हैं कि मैंने जैसे बताया कि मैं 20 साल तक अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर रहा, और अपना ये नौगछिया शहर को चुनना ये एक टफ कॉल था बिल्कुल, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पापा मम्मी से और ताऊजी से डिस्कस करके ये स्टेप लिया, और आज मैं खुश हूँ कि मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव से आज नौगछिया में 3, 4, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैठने लग गए हैं। कुछ इंजीनियर्स और प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, जो छोटे भाई हैं हमारे, अलग अलग माने समाज के लोग जो हैं वो लोग भी जुड़े आए। और जैसे आपको बेंगलोर और दिल्ली में बड़े शहर में जो अपने को सेवा मिलती है, मतलब जो फैसिलिटी मिलती है, हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं मेहनत करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हम लोग बोले नौगछिया में भी सब कुछ है। थोड़ा शुरुआत हो चुकी है, अब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप लोग आए और अपने शहर को निश्चित योगदान। बहुत लोगों में बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं, निश्चित रूप से सुनने के बाद, देखने के बाद भी बहुत सारी चीजें आती है। अच्छा, अमरनाथ झा जी हैं, हमारे चैनल के हैं, और निश्चित उन्होंने लिखा है कि आपका हमारे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने एक समस्या लिखा है कि 2019 में बैंक ऑफ इंडिया एटीएम डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करने में ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से रुपए तो अकाउंट से कट गया, लेकिन पार्टी को पेमेंट नहीं हुआ, और अभी तक मेरे अकाउंट में भी वापस नहीं आया। जबकि ऑनलाइन शिकायत भी किया, बैंक में लिखित भी दिया, कई बार रिमाइंडर भी दिया, अभी तक रुपए खाते में नहीं आया। नियमानुसार कोई सुझाव या उपाय आपके अनुसार? इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बैंक में आप लिखित दिए हैं और कोई सुझाव, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कस्टमर केयर से भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस आपको उस ट्रांजैक्शन का है, बिल्कुल होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट कटा है और सामने वाले को नहीं मिला, तो आपका पैसा बिल्कुल कहीं नहीं गया। पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि पैसा देर आएगा, लेकिन बिल्कुल आपके पास आएगा। और अगर अंत में आपको कोई सुझाव नहीं मिलता है, तो मैं बोलूँगा RBI ऑब्समैन एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप डायरेक्ट RBI को अपनी शिकायत लिख के दे सकते हैं, और बहुत इजी माध्यम होता है। मैं कोई नई बात या दूसरी बात नहीं करूँगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, RBI के वेबसाइट पे, या आप किसी से भी संपर्क कर लें और वहाँ पे आप कंप्लेन लिखेंगे, शायद आपका निराकरण बहुत जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से अमरनाथ झा जी को। आपका जो उत्तर या आपके सुझाव निश्चित रूप से मिल गए होंगे। इसके अलावा सोनी कुमारी लिखते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यशराज केडिया लिखते हैं, दोनों भैया को प्रणाम। भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। शुभम यादव लिखते हैं, बिहारी सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। जी बिल्कुल, वो तो अच्छा, एक चीज अब हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमारा ये फैमिली टॉक होता है, ये इतना लंबा जो चलता है, लगभग पता ही नहीं चलता है समय कैसे निकल। आपको कभी बाहर ऐसा फील हुआ कि आप बिहार नौगछिया से हैं? कभी भी? जी होता था। काफ़ी वक्त जब मैं पढ़ाई किया तो उस समय मेरे बिहार में रहने के कारण थोड़ा सा एजुकेशन या बोलने का जो टोन होता है, तो काफ़ी वक्त प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं एज एन एडवांटेज अपने सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के रूप में लिया। और अंत में आज मेरे को उसके बाद काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि लगता नहीं है नवीन कि तुम बिहार से हो। तो वो फेज भी था कि जब मेरे को बिहार से हो, बिहारी वाला टर्म था, और फिर ऐसा हुआ कि लगता नहीं है कि तुम्हारे वैल्यूज़, तुम्हारे नेचर, तुम्हारा बात करने का तौर तरीका कि तुम बिहार से हो। तो एक उंगली को मैंने अपॉर्चुनिटी में अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हम लगातार, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, कुछ चर्चाएं इसी भी होनी चाहिए। अच्छा, शुरुआती के दिनों में कुछ आपका यादगार पल हो, जो स्कूल के समय का हो या टाउन से कुछ जुड़ा हुआ हो, अपने दोस्त मित्रों के साथ हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, हमारे पाठकों के साथ, क्योंकि ये सब बिल्कुल नौगछिया के और नौगछिया से जुड़े हुए लोग रहते हैं, बिहार से जुड़े हुए लोग, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत छोटी सी बात है। जब मैं
चाहे वो ज्ञान निकेतन पटना में था या डीपीएस मथुरा रोड में था। तो मेरे खासकर डीपीएस मथुरा रोड में स्कूल में काफ़ी दिग्गज और काफ़ी अच्छे लोग, अच्छे घराने से, अच्छे घर से वेल इस्टेब्लिश्ड फ्रेंड्स थे मेरे। तो उनके सामने मैं थोड़ा सा छोटा पड़ता था। छोटा इन द सेंस कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था और वो लोग हाई क्लास फैमिली से थे। तो ज़रूर हल्का सा फील होता था। लेकिन मैं बताया ना, हर बार जितनी बार वो मेरे पे उंगलियां उठाते थे, मेरे को लगता था कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। मैं उसको सीखता था और आगे निकलता था। अच्छा, एक चीज बताइए नवीन जी, ऐसा क्या वो टैलेंट होता है या बेसिक पढ़ाई होता है जो बिहार के बच्चों का रिजल्ट हर परीक्षा में शानदार रहता है? आपको क्या लगता है आखिर वो क्या पढ़ाई करके यहाँ से निकलता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है आपका इन्वायरमेंट, आपका कल्चर, आपके आस पड़ोस के लोग। आज मैं नौगछिया की बात कर लूँ। नौगछिया में यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में एजुकेटेड प्रोफेशनल हमारे भाई बहन हैं, हर घर में हैं। मैं अपनी घर की बात कर लूँ, मेरी सिस्टर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA हैं। मेरा अभी छोटा भाई डॉक्टर साहब का बेटा, वो MBBS कर चुका है। जब आपने लास्ट इंटरव्यू किया तो वो कर रहा था, अब वो कर चुका है, वो डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई लॉयर है। तो सब कोई, और मैं पूरे नौगछिया की बात करूँ तो हर फैमिली में एजुकेटेड है। पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे, नौगछिया की नहीं पूरे बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे सबको पढ़ाई और एक दूसरे से पढ़ाई के लिए कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल है। स्कूल या इंफ्रास्ट्रक्चर भले कम हो, लेकिन जितने भी हैं वो सक्षम हैं। वहाँ पे ये एक कॉम्पिटिटिव भावना ज़रूर डेवलप कर दी जाती है, जिसके कारण हमारे बिहार के लोग जब बाहर निकलते हैं तो वो फ्लरिश करते हैं। तो आप मानते हैं कि यहाँ बचपन से, छोटे से ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है? नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है परिवार में ही। आगे बढ़ने की ललक हो जाती है। एक ये होता है, कहते हैं ना कि इस शर्मा जी का बेटा देखो क्या कर रहा है, वो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है वाला एक निगेटिव कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको भी करना है और करो। देखो, वो आज अच्छे जगह पे है तो आप भी करो, आप भी अच्छे होंगे। और अच्छा बनने का तो सबको चाह होती है, सब कोई सक्सेस होना चाहता है। तो या इस अप्रोच से हमारे बिहार में काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं। अच्छा नवीन जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, बचपन में जिस तरह से आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं? मैं 2 भाई अपने, और वैसे मेरी सिस्टर्स, चाचा। तो आप लोग सब एक जगह, सब बचपन सबका एक साथ बीता है? बिल्कुल, इसी बिल्डिंग में हम लोग सब था रहते थे। ये बिल्डिंग अभी नौगछिया में ही हम लोग हैं। और तो मतलब एक जगह सबका समय बीता। अब जब अलग अलग जगह पर है, सब अपने अपने, हो सकता है परिवार के साथ सब हों, बिल्कुल। तो आपको लगता होगा कि जीवन का जो एक पड़ाव होता है, अगर वो जिस तरह से अभी उनका कमेंट आया निश्चित रूप से स्वाति केजरीवाल जी का, तो वो इंटरव्यू देख रही होंगी तो उनको लग रहा होगा कि आज भी हमारा भाई कैमरे के सामने है लेकिन मेरे लिए उतना ही बड़ा है या उतना ही छोटा है। यानी आपको कभी लगता है कि परिवार के एक साथ अब वो समय तो नहीं आ सकता, लेकिन जब जमा होंगे तो वो फील जरूर आ सकता है, वो फीलिंग जरूर आ सकती है? बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग जब भी मिलते हैं किसी शादी या किसी ओकेजन पे, तो हम लोग सब वैसे ही भाई बहन होते हैं और सब कोई काफ़ी इन्जॉय करते हैं। उस समय हम लोग कोई डॉक्टर, कोई CA, कोई लॉयर, एडवोकेट नहीं होते हैं और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। निश्चित रूप से, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ व्यक्तिगत रूप से भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने लोग जुड़े हुए इनके परिवार के, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बड़े बहनें जुड़ी हुई, भाई जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से छोटे को बनाने में बड़े का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो पूरे जन्म तक उसे याद रहता है। अब कुछ निकम्मे भूल जाते हैं तो मैं उनकी बात नहीं करूँ, कुछ तो हर जगह होते हैं। अच्छा, रवि गुप्ता पूछते हैं कि GST नंबर कैंसिल करने से कोई प्रॉब्लम भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आज के डेट में मैं एक और बात आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करूं कि पहले जो मिथ था कि इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आएगी, इनकम टैक्स आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, डिजिटल मोड होने से, फेसलेस होने से सरकार की, गवर्नमेंट की काफ़ी चेंजेस उस और भी आया है, जिसमें आप अब इनकम टैक्स से ना डरें। खास अब जब GST की बात की है तो GST आप कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। अगर आप
जेन्युइनली ईमानदारी से अपना इंफॉर्मेशन और अपना वर्क कर रहे हैं, आपने बिजनेस बंद किया, आप जीएसटी कैंसिल करें। अगर आपने बंद नहीं किया और आप चोरी करने के लिए कर रहे हैं तो गलती तो गलत होती है। तो अगर आप ईमानदारी से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, आप किसी भी कारणवश नए बिजनेस में जाना चाह रहे हैं या लॉस में हैं, कुछ भी है, तो आप जीएसटी नंबर बंद कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, रोहन भगत जुड़े हुए लिखते हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकार को ज्यादा लोगों से टैक्स पे करवाना चाहिए या कम लोगों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए? ये बहुत डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। सरकार के नज़र में सभी लोग एक बराबर हैं, चाहे वो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हों जिनकी आय बहुत ज़्यादा है या वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से हों। सरकार के नज़र में सब एक समान हैं और होना भी चाहिए। इसी प्रकार से जितने जो हाई वर्थ, जितने जिनका ज़्यादा इनकम होता है वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और करना भी चाहिए, वो कर भी रहे हैं। और जो इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन है उनको सरकार मदद भी कर रही है कि आप ऊपर उठें और वो उठ भी रहे हैं। तो अब इस कोविड में ही आप देख ले, इतनी बड़ी त्रासदी थी, इतना बड़ा पैंडेमिक था, इसमें छोटे तबके के लोग नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन महामारी या वैसा आपदा नहीं रह गया कि माने जैसे 1920 में लाशें बिछ रही हैं, बीमारियां हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसी त्रासदी आई है। भूखमरी से मर रहे हैं, भूखमरी से बहुत मरे हैं। मैं उन सबके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ऐसा वो बहुत भयावह सिचुएशन नहीं हुआ है। क्यों? कि सरकार के मदद से लोगों तक सही समय पे सही राशन पानी सब्सिडी के रूप में मिलता रहा और वो अपना जीवन यापन चलाते रहे। निश्चित रूप से इसमें समाज के लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए। काफ़ी समाज के लोग एनजीओ फॉर्म्स में या अपने नौगछा से ही काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो रिमोट एरिया में काफ़ी मदद किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको ही करते हैं। तो मैं सबका मिला जुला योगदान है कि इस त्रासदी से हम लोग अभी तक तो धीरे धीरे बाहर निकल गए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीज जानने में चाहते हैं। नीरज राज जी हैं, टॉप फैन हैं और एक्साइटेड तो शुरू से ही हैं। लेकिन आप दोनों भाई स्मार्ट लग रहे हैं। स्मार्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप स्मार्ट निगाह से देख रहे हैं। आपका देखने का जो अंदाज है नीरज राज जी, वो स्मार्ट है। अच्छा, वो जो है उनकी चर्चा कर दे, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कल से ही। उनको लग रहा था कि कब शाम के 4 बज जाए और दुकानदारी सब छोड़कर, क्योंकि अभी तो बहुत परेशान हैं दुकानदार लोग भी, और हम एकदम मोबाइल लेकर बैठ जाएं और उनका लाइव देखें। बहुत एक्साइटेड हैं, आपके मित्र हैं। जी जी। आप लोग कहाँ पढ़ते थे साथ में? नहीं, हम लोग साथ में कभी नहीं पढ़े, लेकिन जब से उनसे जुड़ा हुआ है, जब से उनसे मुलाकात हुई है, एक अच्छा संबंध बन गया है और काफ़ी डाउन टू अर्थ, पारिवारिक और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले हमारे एंकर चैट में जी तो जुड़ाव हो जाता है। एक कहते हैं ना, संगति मिल जाती है, नेचर मिल जाता है। तो नेचर मिल जाता है, फिर सीए है तो सिग्नेचर भी मिलवाइए लेंगे। कह सकते हैं हम लोग। अरे बिल्कुल, ये आज से एंजॉय के साथ होता है। 1-1.5 घंटा बीपी बढ़ाने के लिए ये इंटरव्यू नहीं है, इसलिए आप भी निश्चिंत रूप से रहें कि हम आपके साथ चलेंगे, बातचीत चलेंगे। निश्चित रूप से बीपी बढ़ाने वाला ये इंटरव्यू नहीं है हमारा। उसके लिए न्यूज रिपोर्टिंग देखिए, नेताओं के, राजनेताओं के इंटरव्यू देखिए, उसमें बीपी बढ़ता है घटता है, ये बिल्कुल सामान्य है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। प्रशांत ठाकुर जोड़ते हैं, लिखते हैं नवीन जी और वरुण जी को नमस्कार। नवीन जी, आपसे एक सवाल है कि आप काफी टाइम तक बाहर रहे, फिर वापस अपने होम टाउन आ गए। आपके लाइफ स्टाइल में कितना फर्क आया और आपने कैसे एडजस्ट किया? देखिए, कुछ कहावत है, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बिल्कुल शहर की लाइफ स्टाइल एक अलग होती है। वहाँ पे आपके पास पूरी कुछ भी करने के लिए आपके पास आज़ादी है। जैसे आप सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर देखना चाहें, वहाँ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लाइफ में मैच्योर होना पड़ता है, समय के साथ सबको करना पड़ता है।
बस हो गया। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग बाहर में रहकर भी कहते हैं कि परिवार वालों के साथ भी रोटी सब्जी खाने का अंदाज जो है वो KFC में बैठकर खाने से बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ अगर आप दिल से करें तभी आपको फील हो पाएगा। और हम लोग, आपको बता दें, हम लोग का 8 से 8:30 का डिनर का टाइम, हम लोग हर दिन 365 दिन चारों पांचों परिवार के जन सब कोई साथ में डिनर करते हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। निश्चित रूप बहुत से अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से थोड़ी इनकम भले कम हो क्षेत्र में, लेकिन जब आप परिवार के साथ रहेंगे तो आपको खर्च भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक उम्मीद ही, जब आप ज्यादा समय, जिस तरह नवीन जी ज्यादा समय बाहर रहे, तो इनको सब, मैं मानता हूं कि इन्हें काफी दिक्कत, इनको दिक्कत का भी सामना करना जरूर पड़ा होगा शुरुआती में। अब धीरे धीरे घुल मिल गए, अब तो उसी तरह उसी अंदाज में आ गए, तो निश्चित रूप से। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। अच्छा, अमीषा अग्रवाल जी लिखती हैं, हेलो जीजू, ये आप शादी कर चुके हैं नवीन जी? जी, मेरी लास्ट ईयर शादी हुई है। अच्छा, तो 2020 में? 2020 में। 2020 में, वाह! हम तो अभी तक जानते जानते। पहले। अच्छा, कोरोना काल से पहले आपने शादी कर ली है। कहाँ शादी किए हैं और क्या नाम? मेरी शादी मुंगेर में हुई है। मेरी वाइफ का नाम पूजा अग्रवाल है। जी। मुंगेर में एक काफ़ी अच्छे फैमिली से वो बिलोंग करती है और बहुत हेल्पिंग है। मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब उन्होंने भी कोई पढ़ाई जी। वो BBA ग्रेजुएट हैं और अब मेरे को मेरे ऑफिस में मदद करती हैं। तो निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ, मुझे अभी तक पता नहीं था कि इसके बारे में, मेरा सवाल लिस्टिंग में ये सवाल जरूर रहता है। अच्छा, ऐसा लोग मानते हैं कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई लड़कियां ही ज्यादा बेहतर कर सकती हैं उन लड़कों के लाइफ में, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, इसमें थोड़ा सा एडिट करूंगा कि प्रोफेशन से जुड़ी नहीं, एक एजुकेटेड लड़की आपके लाइफ को बिल्कुल आसान और अच्छा बनाएगी। और अगर एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। और एजुकेशन और प्रोफेशन में बहुत अंतर हो जाता है। प्रोफेशन होने के बाद भी आपके पास एजुकेशन की कमी हो सकती है, और एजुकेटेड होने के बाद आपको प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफेशनल होने से। क्या बात है। तो आपके ससुराल वाले भी लोग देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस संडे लाइव में परिवार ससुराल वाले के लोग भी आए हैं। आपकी साली जुड़ी हुई लिखती हैं, हेलो जीजू, आप कुछ कहना चाहेंगी उन्हें? धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा अभी भी देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, कि लड़कियों को या महिलाओं को उतना ज्यादा जो है किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जाने का आजादी नहीं मिलता है, सोचने का नहीं मिलता है, जितना और सब स्टेट में है। आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, ये स्टेट वाइज डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मेरे समझ से गलत होगा। ये व्यक्तिगत सोच होती है। और अगर आपके परिवार में सोच है कि जैसे लोग बेटियों को पढ़ाते हैं, तो जो बेटियों को पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अपनी बहुओं को काम के लिए आगे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं पढ़ाई का क्या महत्व होता है। और अगर बेटी को जो परिवार नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो पहले तो वो गलत कर रहे हैं, बाद में अपनी बहुओं को भी आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। वैसे लिंक्ड अप होता है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि कभी ऐसा होता है, जिस तरह से आप सीए हैं, आपकी मिसेज भी बिजनेस BBA की हुई हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बताया, तो कभी वो कहती हैं कि आपका जो है अकाउंट जो है, घर में कभी ऐसा भी माहौल आता है कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट हम ही चेक करेंगे, हम ही सिग्नेचर करेंगे तब वेरीफाई होगा, आपका चेक जो है हम ही चेक करेंगे, आपका अकाउंट स्टेटमेंट? कोशिश बहुत बार होती है, लेकिन ऑडिटर सीए हैं, हाँ, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं, बचकर आगे निकल जाते हैं। अच्छा, एक पारिवारिक माहौल कैसा होता है जब सब तरह के लोग एक साथ जमा होते हैं नवीन जी? मैं सच बताऊं भी आपको कि जहाँ पे मैं बताया ना, मेरे बचपन से घर में एक एजुकेशन का माहौल रहा है। तो हमारे एजुकेशन का माहौल है कि पारिवारिक संबंध, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, डाउन टू अर्थ, ये सब एजुकेशन का मूलभूत मोरल साइंस जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको परिवार से ये मोरल साइंस मिला है। और उसके तहत हम लोग कितना भी कोई कहीं आगे हो जाए, लेकिन जब परिवार से मिलते हैं तो हम लोग
अपने डिग्री डिप्लोमा को साइड रखकर एक रिश्ते के तहत मिलते हैं, और मेरे समझ से वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज अब हम थोड़ा सा आपसे तो कुछ चीज जानना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि किस तरह के लोग सीए से संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि एक नीरज जी ने भी एक सवाल लिखा है, उन्होंने भी लिखा है कि क्या छोटे बिजनेस वालों को भी इनसे जुड़ना चाहिए क्या, जिनका छोटा बिजनेस है, या किस तरह के बिजनेसमैन जो है वो अपना जीएसटी फाइल करें या सीए से मिले या उनसे संपर्क में रहें? देखिए, मैं बताऊं इसका, अगर मैं ऐसे बोलूं कि सीए आपको, जैसा स्टार्टिंग में बताया, फाइनेंशियल प्लानर होता है, आपके इनकम को, आपके प्रॉफिट को, आपके बिजनेस को प्लान करता है, सपोर्ट करता है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी व्यक्ति के लाइफ में होती है अपने व्यापार से या अपने धंधे से कमाना, और अगर वो धंधे को सपोर्ट चाहिए, वो धंधे को सुचारू रूप से आपको आगे ले जाना है, तो आपको सीए की मदद तो लेनी होगी। सीए की मदद अगर ना भी लें तो कम से कम टैक्स के रूप में या नुकसान से बचने का जो ये होता है, आपको वो बिल्कुल सीए या किसी भी जानकार आदमी से समझते रहना होगा, और आपको संपर्क में रहना होगा, जिससे कि आप अपने नुकसान को कम कर लाभ को ज़्यादा कर सकें। तो उसके लिए आप सीए से बिल्कुल मिल सकते हैं। अब वो छोटे हैं, उन पे लगता है नहीं, टैक्स नहीं लगता है, कब लगेगा, अब जानकारी लेने में मेरे समझ से कहीं कोई बुराई नहीं। अच्छा, इनकम टैक्स या जीएसटी अफसर को जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको जानकारी, या जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन्हें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं थोड़ा सा और इस पे फोकस करूँगा। इनकम टैक्स या जीएसटी कोई भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको कहीं से ऐसे सपना नहीं आएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या नहीं किया। इसलिए उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आप ही उनको प्रोवाइड करते हैं थ्रू योर पैन कार्ड, थ्रू योर आधार कार्ड। आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सरकार के डेटाबेस में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और उस ट्रांजैक्शन के आधार पे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ आम भाषा के लिए, अगर आपने 20 लाख की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, आप या तो कैश में पेमेंट करेंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे। बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक में 20 लाख रुपए होने चाहिए। 20 लाख रुपए आया, बैंक अकाउंट खुलेगा पैन कार्ड आधार कार्ड से, और पैन कार्ड आधार कार्ड का रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट सरकार के पास है, इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, टीडीएस कटेगा, जो नीलेश जी शायद ने पूछा था कैश ट्रांजैक्शन में, तो टीडीएस कटेगा, सरकार को वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन हैवी वैल्यू का करते हैं और आप ये सोचें कि सरकार को कहाँ से पता चलेगा, तो आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में सरकार को सभी ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन एक बटन क्लिक पे मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, और उनके पास सारा रिकॉर्ड्स आ जाता है। क्या बात है, निश्चित रूप से जो है एकदम शानदार तरीके से जो है समझाकर जवाब देने का प्रयास करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नौगछिया के युवा, और वर्तमान में जो स्थिति है उस पर भी हम लोग चर्चा करें। अच्छा नवीन जी, पहले जिस तरह की स्थिति थी नौगछिया क्षेत्र में, लोग अपने आप को सिक्योरिटी के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर सकते थे, रात को निकल नहीं सकते थे, ट्रेन से भी आने पर रात में कहते थे अगर रात नौगछिया उतरना पड़ेगा। क्या अभी भी नौगछिया वैसा है क्या? समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। अब आप नौगछिया क्या, देश में हर जगह धीरे धीरे सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ रही है। सरकार की पहल इस ओर भी है। आपसे टैक्स लेंगे, टैक्स उनको आएगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी में। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो अब मैं बोलूं कि नौगछिया में बिल्कुल वो समय नहीं रहा जब आपको इनसिक्योरिटी हो। बहुत सेफ है। आप चाहे वो बिजनेस लगाना हो, चाहे यहाँ पे काम करना हो, रहना हुआ, बिल्कुल वो समय नहीं रहा। अब सेफ है नौगछिया। निश्चित रूप से अब महज 5 मिनट का यह शेष है, लगातार हम आपको भी बुलवाते हुए जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है समय कैसे निकलता है। अच्छा, अमीषा अग्रवाल लिखती हैं कि इवन आफ्टर जीएसटी पेइंग शुड पीपल नीड टू पे इनकम टैक्स?
जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दो अलग-अलग सरकार के अभी टैक्स स्ट्रक्चर हैं। जीएसटी में क्या होता है, आप जो कस्टमर से टैक्स के रूप में कलेक्ट किए वो आपको पे करना होता है, और इनकम में जो आप कलेक्ट किए हैं उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे, उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर स्कीम है। आपको जीएसटी भी पे करना होगा, और अगर आपको इनकम टैक्स लगता है तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। निश्चित रूप से। सौरभ सुमन जुड़े हुए लिखते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू नवीन। बहुत सारे लोगों को प्राउड मोमेंट लग रहा है कि नहीं, हमारे नौगछिया का लड़का और अपने वापस नौगछिया की स्थिति को बदलने चला आया। काफी खुश हैं बहुत सारे लोग। सब आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। अगर ऐसा रहा तो नौगछिया जरूर दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, और यहाँ पे सेफ एंड साउंड और अच्छा एक एटमॉस्फेयर बने। हमें फील ही ना हो कि हम लोग शहर छोड़े हुए हैं, मतलब बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं। नीलेश कुमार लिखते हैं कि कैश टीडीएस अकाउंट होल्डर से बैंक किस तरह से काटता है, पैन कार्ड से या अकाउंट बेसिस से? कैश टीडीएस होल्डर से, अकाउंट होल्डर से बैंक किस तरह से काटता है, पैन कार्ड से या अकाउंट बेसिक पर? नहीं, इसके लिए वो पूरा नियम है, सरकार का गाइडलाइंस है, 194N सेक्शन है, जिसमें अगर आपके 20 लाख रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल साल में होता है और आप पिछले 2 साल का आईटीआर नहीं भरे हुए हैं तो 5% टीडीएस कटता है। और अगर आप भरे हुए 2 साल का आईटीआर भर रहे हैं, वो आप डिक्लेरेशन देते हैं, तो सरकार 2% टीडीएस काटती है। तो इसका नियम है, उस नियम के तहत आपके खाता से 5% या 2% टीडीएस कटेगा। क्या बात है, निश्चित रूप से। और अब हम खाते और लेन देन से सवाल नहीं पूछेंगे नवीन जी, अब आपसे कुछ बेसिक सवाल हम पूछेंगे, और हमारा एक रैपिड राउंड चलेगा 1 मिनट के लिए, जो हम 10 सवाल आपसे पूछेंगे और निश्चित रूप से आपसे जुड़े हुए चीजें होंगे। और मैं आपसे एक लास्ट जानना चाहता हूं कि आपके इस करियर के पीछे अगर मैं कहूं कि किसका हाथ है, तो अभी तो आप उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि 2020 में ही वो आई हैं। निश्चित रूप से कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मैं बिना पब्लिक, चूंकि ये एक मेरा फैमिली टॉक है, आप किसे योगदान देंगे? आप एक से ज्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन किसे? देखिए, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने में कुछ लोगों का हाथ होता है। ऐसे तो सब लोगों का सपोर्ट होता है, लेकिन अगर मैं बहुत प्राइम बोलूं, माता पिता और डॉक्टर ताऊ जी जो मेरे हैं, डॉक्टर AK केजरीवाल जी, और मेरी बड़ी दीदी जो चार्टर्ड हैं, CFA हैं, इन 4 लोगों का मेरे कैरियर में, मेरे कैरियर को शेप करने में जाने अनजाने रूप से बहुत मोटिवेशन करना, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म, मतलब CA बनाना और इस यहाँ तक पहुँचाने में मदद रही है, उनका योगदान रहा है। अच्छा, अब उनका सवाल है एक अमीषा अग्रवाल का, लास्ट सवाल। अब इसके बाद अगर आप लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से छोटा छोटा सवाल लिखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखिए। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और निश्चित रूप से हम भी बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। क्यों? आपकी बात करने के लिए भाई। अमीषा अग्रवाल लिखते हैं कि योर डैड इज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ अकाउंट्स, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ डिड इट हेल्प यू एंड हाउ डिड ही सपोर्ट यू इन बिकमिंग अ CA? डेफिनेटली, मैं बताया ना कि मेरे फैमिली में एक एजुकेशन का माहौल बचपन से रहा है। मेरे पापा लेक्चरर प्रोफेसर हैं अकाउंट्स के, MCOM किए हुए हैं, और उन्होंने भी मेरे को समय समय पे गाइड किया। मेरे को आज भी वो दिन याद है, 11th में बैंक रिकन्सिलेशन एक चैप्टर होता है, और मैं DPS मथुरा रोड में था, वहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया था। मैं पापा को फ़ोन करके पूछा, पापा ने 1 घंटा मेरे को उस समय 2007 में फ़ोन पे 1 घंटा बैंक रिकन्सिलेशन समझाया, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, आज तक मेरे को दोबारा पीछे बैंक रिकन्सिलेशन का एक भी क्वेश्चन लगाना ही नहीं पड़ा। हर वक्त मेरा डाउट कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। तो मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई लम्हे आए जब पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को समझाया, गाइड किया, और आज भी करते हैं। आज भी अगर मैं कुछ कहीं पे कुछ करना होता है या समझना होता है तो पापा से, आखिर वो अनुभवी हैं, गार्जियन हैं, हमेशा हित चाहेंगे, तो वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, एक सवाल आ चुका है, चूंकि ये बहुत ही मैं मानता हूं कि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या मक्के व्यापारी को भी क्या जीएसटी से जोड़ना चाहिए या उन्हें जीएसटी लगना, मतलब ये लिखते हैं विभाष कुमार कि मक्का व्यापारी को जीएसटी नहीं लगता है, यानी उसके मक्के के व्यापार को दिखाना चाहिए क्या? ये क्षेत्र मक्का बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं, सरकार इंडिया में 65% एग्रीकल्चर बेल्ट है। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर चूँकि इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो सरकार की पहले से नीति रही है कि एग्रीकल्चर को टैक्स के दायरे से बाहर रखना। लेकिन एग्रीकल्चर मतलब मूलभूत एग्रीकल्चर में जब आप उसको प्रोसेस कर देंगे, उसका ओरिजिनल फॉर्म बदल देंगे, तो वो आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। मक्का की बात रही, मक्का अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाता है, मक्का जीएसटी से बाहर है। लेकिन अगर आप मक्का विद इन बिहार अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव आपका कितना भी टर्नओवर हो, अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप राज्य से बाहर भेज रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर सिर्फ आप मक्का का ही व्यापार कर रहे हैं, तो आप इस लाभ का फ़ायदा ले सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलकर। लेकिन अगर मक्का के साथ आप 1 रुपये का भी कोई भी टैक्सेबल आइटम का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस के रूप में, तो आपको जीएसटी नंबर फिर लेना पड़ जाएगा। क्या बात है। और लास्ट में हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट का समय हमारे पास। और विश्वजीत एस चंद्र लिखते हैं ग्रेट 1 सीए नवीन केजरीवाल। आकाश कुमार लिखते हैं एक सवाल है कि इवन आवर जीएसटी वी हैव टू पे टैक्स। उस समय तो था कि टैक्स देते हैं तो जीएसटी देना है। इनका सवाल है कि क्या हमारे पास जीएसटी है तो क्या हमें टैक्स देना होगा? बिल्कुल देना पड़ेगा ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जब टैक्स नाम है तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो एक प्रोसेस है। उसमें आपको अकाउंट्स करके अपना लेखा जोखा करके रिटर्न के मार्फत अपना सेल और परचेज बताना पड़ता है, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके आता है। लेकिन टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब हम कोई सवाल नहीं लेंगे, इसलिए बहुत सारा हो गया। मैं अब सीधा चाहूंगा कि आपसे लोग संपर्क कैसे कर सकते हैं नवीन जी? आप सोशल साइट्स पर हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर, या फिर आपका ऑफिस है कहीं? अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड लोग आपसे जुड़ना चाहते हो, आपसे कुछ उन्हें अपने बिजनेस के बारे में जानना हो, या कोई भी सीए से रिलेटेड वर्क हो, अकाउंट से रिलेटेड वर्क हो, तो आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट कम ये क्लियर कर दूं कि हमारे सीए में हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी सीए का पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर नहीं देखते होंगे। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात रही, आप मेरे से नौगछिया में यहाँ पे 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आप आएँ, नौगछिया में पता करें, मेरा ऑफिस मेन रोड में ही है। आपको व्यापार से संबंधित किसी भी मेरे से जुड़ना हो तो आप, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे को पर्सनली कॉल। सोशल साइट्स पर हैं आप? मैं सोशल साइट्स पे भी हूँ, थोड़ा सा कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम पे थोड़ा सा फोकस, ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करता हूँ। लेकिन जी, मैं ऑफिस में बिल्कुल मिलता हूँ। तो अब लास्ट बस एक अंतिम में है, जो मैंने कहा भी था कि अभी जो ये बिहार सरकार जो लोन दे रही है, जिसके बारे में भी है, मैं शॉर्टकट में चाहूँगा, बिल्कुल कम समय में, आपके नज़र से यह कितना बेहतर है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? ये उद्यमी योजना के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उद्यमी योजना, सरकार अभी जो बेरोजगारी अपने बिहार में है उसको कम करने के लिए ये एक अच्छा योजना लाई है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा निवासी होने के बाद आप अगर अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल निल है। इसमें 10 लाख रुपए तक आपको लोन सहायता मिलता है व्यापार को इस्टेब्लिश करने में, खड़ा करने में। व्यापार, आप क्या व्यापार कर सकते हैं, उसमें 102 प्रोजेक्ट्स हैं, लिस्टेड आउट है, पब्लिक है।
आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको उस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए सरकार माफ़ कर देगी। 5 लाख रुपए तक आपको नेक्स्ट 7 साल में किस्तों में चुकाना होगा। तो ये सरकार का योजना है। बिल्कुल जो लोअर बिलो पॉवर्टी लाइन या कमज़ोर तबके के लोग हैं, अगर वो व्यापार करना चाहते हैं, वो नया कुछ अपना काम, छोटा छोटा काम, गाड़ी वेल्डिंग करना, पेंट करना, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस भी है, आप रिटेल बिजनेस भी करना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, पेंट इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेगा। फिर आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कितना सेटअप रखना चाहते हैं, हो सकता है आपको 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए मिले। आपका क्या सेटअप है, आपको अपना रिक्वायरमेंट डालना होगा और उस हिसाब से सरकार डिसाइड करेगी और आपके खाते में, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना होगा, उस खाते में सरकार आपको उतना लोन देगी। लोन के 5 लाख रुपए तक आपको 50% ऑफ द लोन अमाउंट या 5 लाख रुपए तक आपको सरकार छूट देगी। बाकी के रुपए को आपको 7 साल तक किस्तों में वापस करना होगा। बहुत समय हमने आपका ले लिया नवीन जी, चूंकि हमारा तो बातचीत होता है कि 40 से 50 मिनट 1 घंटे तक करेंगे, लेकिन बात पता ही नहीं चला समय जिस तरह से निकलता चला। एक चीज जो और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों समय लग ही नहीं रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है जी। आप क्षेत्र के बहुत सारे, प्रत्येक दिन बैंकों में आपको लोग मिलेंगे जो छाती पीट रहे हैं कि देखिए हम OTP बता दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिरंगरा का मामला आया है जिसमें कि आधार से पैसा निकल गया है, उनको पता ही नहीं है उनके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो इस तरह के जब केसेस आते हों क्षेत्र में, उन्हें आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, जागरूकता सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस तरह के फ्रॉड केसेस बहुत हो रहे हैं। मेरा आप लोग सभी से सलाह रहेगा कि कृपया ये अपने खाता का विवरण, OTP आप किनको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, झांसे में मत आए। जो आपको बहुत ज़्यादा लुभावित करेगा वो ज़रूर झांसे वाला चीज़ होगा और आप उस चक्कर में ना फंसें। अपना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो वाला है। तो आप अपना प्रिकॉशन बिल्कुल खुद से रखें। आप कोई संदेशा देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र के लोग, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं आपको देख रहे हैं? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आप लोग बिल्कुल अपने शहर को, नौगछिया शहर को डेवलप करने में आप लोग सभी का योगदान रहता है। आप लोग अपने ढंग से नौगछिया शहर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सभी टैक्स स्ट्रक्चर से बिल्कुल बचें। बचने का मतलब ये है कि नुकसान होने से बचें। आप समय पे अपना व्यापार को ऑर्गेनाइज्ड कर लें, जिससे कि सरकार अगर आपको नोटिस या पेनल्टी करती है तो फिर नुकसान होने के बाद हमें भी ख़राब लगता है कि कोई अगर पेनल्टी ऑर्डर 8 लाख का लेके आ जाता है। मैं आपको एक बताऊं, नौगछिया में पास के ही लोग हैं, एक जहां मैं बैठा हूं वहां से 100 मीटर के अंदर के एक व्यक्ति हैं और उन्होंने 8 लाख का पेनल्टी ऑर्डर इनकम टैक्स का लेके आ गया। अब पेनल्टी ऑर्डर लगने के बाद आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। टाइम लिमिट निकल चुका है। डिपार्टमेंट से पूछे, उनको अंतोगत्वा हमने लोन दिलाकर तब वो टैक्स पे करवाया, सिर्फ लापरवाही की वजह से। तो ऐसी लापरवाही ना हो, आप समय रहते अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, सलाह ले लें। अब तो नौगछिया में भी काफ़ी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए बैठने लग गए हैं, तो फील फ्री आप किसी के पास भी जाएं और अपना काम उनसे ऑर्गेनाइज करें। लाजवाब और बेहतरीन अंदाज के साथ जिस तरह से CA नवीन केजरीवाल आज हमारे साथ लाइव संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक हार्दिक आभार। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के समय में जितने युवा वर्ग अगर किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी उसमें प्रोत्साहन करें। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी मदद कर सकते हैं, माहौल बनाकर भी मदद कर सकते हैं। निश्चित रूप से मदद करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इन्हें या इस व्यक्ति को, इस महान लोगों को या ऐसे लोगों को
इंटरव्यू में आए तो निश्चित रूप से हमारा मोबाइल नंबर है 9709894194 970198 इस पर व्हाट्सएप पर हमें संदेश दें। हमारी टीम आपसे बात करके निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में लेकर आएगी। और हम आपको बता दें पुनः कि हमारे किसी भी इंटरव्यू में किसी भी पावर, पैसा और पद की जरूरत नहीं होती है। ना किसी का पावर कि आपके पास पावर है, आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं तभी आपका हो सकता है। ना पावर की जरूरत है, ना पद की जरूरत है और ना पैसे की जरूरत है। तो ये तीन चीजों को हटा दें। अब आप निश्चित रूप से अगर आपकी मन की बात करनी हो, आपसे बातचीत करना हो तो मुझसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। निश्चित रूप से आपको भी संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में लेकर आएंगे, एंकर चैट में लेकर आएंगे, विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे पास लेकर आएंगे। आज के इस संडे लाइव का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारे साथ सीए नवीन केजरीवाल जी जुड़े हुए हैं, अभी तक हैं, और इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप जब यूट्यूब पर देखेंगे तो वहां भी जीएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। और एक बात और मैं आपको अंत बताते जाऊंगा कि कोरोना चला गया है लेकिन बाढ़ आने का है, इसलिए निश्चित रूप से आप पहले से तैयारी कर लें, अपने उन व्यवस्थाओं को तैयार कर लें, क्योंकि बाढ़ आना लगभग तय है। तो आपदा और विपदा से तो हम लोग झेलते रहते हैं नवीन जी, निश्चित रूप से नुकसान तो होता ही है, लेकिन इस बार हम पहले से तैयार रहें और निश्चित रूप से और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहे जीएस न्यूज। कैमरामैन समर्थ झा के साथ मैं वरुण बाबुल।